अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। तो कल तक देखिए मैंने 3 थ्योरीज़ को डिस्कस किया था जो कि इम्पोर्टेंट थे, जिससे सवालात हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है? उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद भी आए होंगे और समझ में भी आए होंगे। अगर समझ नहीं भी आए हैं तो आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, उसमें आपको वो थ्योरीज़ समझ में आ जाएँगे। ठीक है? जिन्होंने वो थ्योरीज़ को लास्ट एंड तक देखा था बिना स्किप किए, जिन्होंने वो थ्योरीज़ को समझा है, वो बआसानी बिल्कुल आसान तरीके से ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस को मेरे से पहले जवाब दे डाल सकते। ठीक है ना? और जिन्होंने नहीं देखा तो फिर वो तो क्या है, खाली सवाल पढ़ेंगे, जवाब उन लोग को कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है ना? जिन्होंने देखा वो बहुत फास्ट आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग 30 से लेकर 40 के दरमियान या फिर 40 ही समझिए, इतने क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से भी मैं बाज़ क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ कि किस तरह से ये थ्योरीज को घुमा फिरा कर आपको क्वेश्चंस देता है, तो वो क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। मजीद उनके अलावा कुछ और क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। और देखिए अच्छे से इस वीडियो को देखिए। अगर आप लोग ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी देखेंगे और वो थ्योरीज को भी देखेंगे तो फिर दोबारा आपको इन थ्योरीज को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। और आज की वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रही हो तो इसकी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसकी लिंक को आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और मेरे चैनल पर अगर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें। पहला सवाल है, मशरूत इक्तिसाब का बानी कौन है, यानी क्लासिकल कंडीशनिंग को किसने पेश किया, ये थ्योरी को किसने पेश किया। तो ऑप्शन ए है थॉरनडाइक, ऑप्शन बी है स्किनर, ऑप्शन सी है पैवलव और ऑप्शन डी है आपका कोहलर। कोहलर की थ्योरी तो हमने पढ़ा ही नहीं है, इनके बारे में कुछ जानते भी नहीं है हम लोग। ठीक है ना? अगर हम तीन थ्योरी के बारे में पढ़े थे, थॉरनडाइक की, स्किनर की और पैवलव की। तो इस सवाल का जो सही आंसर है वो है पैवलव। हमने पैवलव की थ्योरी जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, जिसमें पैवलव ने कुत्ते पर तजुर्बा किया है, इसके हम दो पार्ट्स को हम डिस्कस करे थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो मशरूत इक्तिसाब का बानी कौन है? आपके एवन पैवलव है। तो आप लोग कमेंट में करिए कि स्किनर ने कौन सी थ्योरी पेश की थी और थॉरनडाइक ने कौन सी थ्योरी पेश की है। नेक्स्ट सवाल है आपका, बच्चों में पसंदीदा आदतों की नशोनुमा के लिए कौन सा इक्तिसाबी तरीका मुफीद है। ऑप्शन ए कानून तासीर, ऑप्शन बी क्लासिकल मशरूतियत, ऑप्शन सी बसीरती इक्तिसाब और ऑप्शन डी है आपका नन। इसका जो सही आंसर है वो है आपका क्लासिकल मशरूतियत यानी क्लासिकल कंडीशनिंग। मैंने कल ही बताया था कि इस थ्योरी के जरिए हम बच्चों के अंदर उनकी पसंदीदा आदतों को हम लोग फरोग दे सकते हैं। यहाँ पर अच्छी आदतों को हम लोग नशोनुमा कर सकते हैं और बुरी आदतों का हम लोग इस थ्योरी के जरिए खात्मा कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो गया आपका बी यानी क्लासिकल मशरूतियत। नेक्स्ट सवाल है आपका, इक्तिसाब के कौन से नजरिए में कुदरती महज को हटाकर मसनवी महज को इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए है आपका क्लासिकल मशरूतियत, ऑप्शन बी है आपका ऑपरेंट मशरूतियत, ऑप्शन सी है बसीरती और ऑप्शन डी है आपका सही व खता। तो इसका सही जवाब है आपका क्लासिकल मशरूतियत यानी क्लासिकल कंडीशनिंग। पहले सवाल को पढ़िए कि कौन सी थ्योरी के अंदर हम लोग अनकंडीशन स्टिमुलस को हटाकर कंडीशन स्टिमुलस को लेकर आते हैं। तो हमने पढ़ा था पैवलव की थ्योरी में कंडीशन स्टिमुलस क्या था आपका, मसनवी महज बेल था और जो कुदरती महज था वो क्या थी आपका खाना था। तो खाने को हटाकर हमने बेल को वहां पर लाया था और ये तरीका किसमें हुआ था, क्लासिकल मशरूतियत के अंदर हुआ था, जिसको पैवलव ने पेश किया था। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए यानी क्लासिकल मशरूतियत। नेक्स्ट सवाल है आपका, पैवलव के नजरिए में यूसीएस को सीएस से जोड़ने से हासिल होने वाला नतीजा क्या है। ऑप्शन ए है यूसीआर, ऑप्शन बी है सीआर, ऑप्शन सी है 192 और ऑप्शन डी है आपका नन। यानी पैवलव ने जो नजरिया पेश किया था उसके अंदर अगर हम लोग अनकंडीशन स्टिमुलस को कंडीशन स्टिमुलस से जोड़ेंगे तो क्या हासिल होगा। मैंने स्टेज 2 के अंदर बताया था कि अनकंडीशन स्टिमुलस को कंडीशन स्टिमुलस से यानी खाने को बिल से जोड़ने पर हम लोग को कंडीशन रिस्पांस मिलता है। यानी कुत्ता क्या है, कुत्ते के मुंह से लुआब जारी होता है, यही हमने पढ़ा था। तो आपका सही जवाब है 2 यानी सीआर कंडीशन रिस्पांस, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है आपका, पैवलव के नजरिए में किस तरह स्पॉन्टेनियस रिकवरी को दोबारा हासिल किया जा सकता है, यानी बाजियाबी उर्दू में जिसको हम कहते हैं। तो ऑप्शन ए है आपका मसनवी महज, ऑप्शन बी है आपका मसनवी रद्द अमल, ऑप्शन सी है आपका कुदरती महज
और ऑप्शन डी है आपका कुदरती रद्द-ए-अमल। पहले सवाल को समझिए आप यहाँ पर कि हम जो रद्द-ए-अमल रुक जाता है, उस रद्द-ए-अमल को या फिर उस आदत को हम फिर दोबारा किस तरह से रिकवर कर सकते हैं, उस रद्द-ए-अमल को हम फिर किस तरह से लेकर आ सकते हैं, वो यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका कुदरती महज यानी ऑप्शन सी। आपको याद भी होगा कि मैंने कहा था कि मजदूरी का जो तरीका था उसके अंदर कुत्ता क्या है, बिल के आवाज़ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, उसका वहाँ पर रद्द-ए-अमल बिल्कुल स्टॉप हो गया था, यानी ख़त्म हो चुका था। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुदरती महज जो कि आपका खाना है, तो खाने के ज़रिए हम लोग कुत्ते में क्या है फिर से रद्द-ए-अमल को वापस लेकर आ सकते हैं। यानी जैसा हम बेल को बजाएंगे, बेल के साथ ही अगर हम खाने को देंगे तो कुत्ता फिर से क्या है बेल की आवाज़ पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करेंगे, यानी उसके मुँह से लुआब जारी हो जाएगा, क्योंकि बेल की आवाज़ के साथ ही उसको क्या है खाना मिल जाता है। तो इसका सही जवाब है आपका कुदरती महज यानी ऑप्शन सी। देखिए, जिन्होंने मेरी थ्योरीज को देखा था वो लोग क्वेश्चंस के आंसर्स भी देंगे, उनको समझ में भी आया। ठीक है, जिनको थ्योरी समझ में नहीं आई है वो लोग क्या है यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर्स भी नहीं दे सकेंगे। तो जिन्होंने समझा नहीं है वो लोग पहले जाकर वीडियोस को देखें, थ्योरीज को समझे, उसके बाद ये प्रैक्टिस पेपर करें। ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रैक्टिस पेपर और थ्योरीज के जरिए ही आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है आपका, पावलोव को किस साल नोबेल इनाम से नवाजा गया? ऑप्शन ए है 1905, ऑप्शन बी है आपका 1940, ऑप्शन सी है आपका 1804, ऑप्शन डी है आपका 1904। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी यानी 1904। मैंने कहा भी था कि पावलोव ने जानवरों के हाजिमे पर रिसर्च कर रहे थे। ठीक है ना, 1890 में उन्होंने रिसर्च शुरू किया था, तो वो रिसर्च के लिए उनको 10 से 12 साल लग गए थे। जब उन्होंने उसमें कामयाबी हासिल कर ली तो उसके सक्सेसफुल के तौर पर उनको क्या दिया गया था, 1904 में नोबेल इनाम दिया गया था। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी यानी 1904। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पावलोव ने अपने तजुर्बे में किस जानवर का इस्तेमाल किया? ऑप्शन ए है आपका कुत्ता, ऑप्शन बी है आपका कबूतर, ऑप्शन सी है आपका बिल्ली, ऑप्शन डी है आपका चूहा। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए यानी कुत्ता। सभी को मालूम ही है आपको। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ऑपरेंट यानी ऑपरेंट मशरूतियत इक्तिसाब के नजरिए को किस माहिरीन नफ्सियात ने पेश किया? ऑप्शन ए है आपका पावलोव, ऑप्शन बी है आपका थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी है आपका स्किनर, ऑप्शन डी है आपका कोहलर। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी यानी स्किनर। बीएफ स्किनर ने क्या है ऑपरेंट मशरूतियत के इक्तिसाब को पेश किया, यानी अमली मशरूतियत के इक्तिसाब को उन्होंने पेश किया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, ऑपरेंट मशरूत इक्तिसाब में एक मखसूस डब्बे को इस्तेमाल किया गया, उसका नाम क्या है? यानी ऑपरेंट जो अमली मशरूतियत का इक्तिसाब है उसमें क्या है बीएफ स्किनर ने एक बॉक्स को इस्तेमाल किया था, तो वो बॉक्स का नाम क्या है बोलकर यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है आपका पजल बॉक्स, ऑप्शन बी है आपका स्किनर बॉक्स, ऑप्शन सी है आपका इस बॉक्स, और ऑप्शन डी है आपका नन। तो इस बॉक्स तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है स्किनर बॉक्स। उन्होंने अपने थ्योरी में जो बॉक्स को इस्तेमाल किया था चूहे का, तो उस बॉक्स को उन्होंने क्या नाम दिया था, स्किनर बॉक्स दिया था, और कबूतर के बॉक्स को उन्होंने पिजियन बॉक्स दिया था। क्वेश्चन है आपका, ऑपरेंट मशरूत इक्तिसाब यानी अमली मशरूत इक्तिसाब नजरिए का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है आपका आर टाइप, ऑप्शन बी है आपका एस टाइप, ऑप्शन सी है आपका एस आर टाइप, और ऑप्शन डी है आपका नन। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए यानी आर टाइप। रिस्पॉन्स टाइप थ्योरी कहेंगे, अगर आपको याद नहीं होगा तो मैं याद दिलाती हूँ। इसको हम रिस्पॉन्स थ्योरी कहेंगे, यानी रद्द अमल वाला नजरिया कहेंगे। जो एस टाइप है वो किसका था? पावलोव। एस टाइप किसका है? पावलोव का है। एस आर टाइप किसका है? थॉर्नडाइक का है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए यानी आर टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्किनर ने अपने तजुर्बे में लिवर को बतौर इस्तेमाल किया, यानी लिवर को किस चीज के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया था, ये आपका सवाल पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है आपका CS यानी कंडीशन स्टिमुलस, ऑप्शन बी है आपका UCS यानी अनकंडीशन स्टिमुलस, ऑप्शन सी है आपका CR यानी कंडीशन रिस्पॉन्स, और ऑप्शन डी है आपका UCR यानी अनकंडीशन रिस्पॉन्स। तो मैंने बताया भी था, अगर याद नहीं है तो जाकर देखिए वीडियो में, कि स्किनर ने अपने तजुर्बे में लिवर को
कंडीशन स्टिमुलस के तौर पर यूज किया था। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए यानी CS। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कनेक्शनिज्म के नजरिए को किस माहिरीन नफ्सियात ने पेश किया? ऑप्शन ए है आपका वॉटसन, ऑप्शन बी है आपका कोहलर, ऑप्शन सी है आपका स्किनर, ऑप्शन डी है आपका थॉरनडाइक। इसका जो सही आंसर है आपका वो है थॉरनडाइक। मैंने आपको कहा भी था कि जो थॉरनडाइक की जो ट्रायल एंड एरर मेथड है उसको और 3 नामों से भी हम जानते हैं। एक है आपका कनेक्शनिज्म, दूसरा है आपका बॉन्ड साइकोलॉजी और तीसरा है आपका स्टार साइकोलॉजी। तो ठीक है ना, यहाँ पर इस आंसर का जो सही आंसर है वो है थॉरनडाइक, क्योंकि थॉरनडाइक ने ही क्या है ट्रायल एंड एरर की थ्योरी को पेश किया था और इसका दूसरा नाम उन्होंने कनेक्शनिज्म भी रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर बच्चा पढ़ने के लिए आमदा हो तो महज और जवाबी रद्द-ए-अमल के दरमियान का रिश्ता कैसा होता है? तो ऑप्शन ए है आपका बिल्कुल कमजोर हो जाता है, ऑप्शन बी है आपका कोई असर नहीं होता, ऑप्शन सी है आपका ताकतवर होता है और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो है ऑप्शन सी यानी ताकतवर होता है। अगर बच्चा जब भी पढ़ने के लिए रेडी हो जाता है तो उसका स्टिमुलस यानी उसकी महज और उसका रद्द-ए-अमल के जो दरमियान जो रिश्ता होता है, जो ताल्लुक होता है वो कमजोर हो जाता है, क्योंकि बच्चा क्या है अपनी खुद ही से पढ़ने के लिए आता है, अपनी खुद ही से सीखने के लिए आता है। ठीक है, उसको सीखने का माहौल उसको अपनी तरफ राग़िब करता है। जब उसको कोई चीज राग़िब करती है सीखने के लिए तभी तो बच्चा रद्द-ए-अमल जाहिर करता है ना, अपनी दिलचस्पी से वो आगे बढ़ता है। तो उसके दरमियान का रिश्ता क्या है ताकतवर बन जाता है यानी मजबूत हो जाता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थॉरनडाइक के क़वानीन ये है। ऑप्शन ए है आपका कानून आमादगी, ऑप्शन बी है आपका कानून मश्क, ऑप्शन सी है आपका कानून तासीर और ऑप्शन डी है आपका ये तमाम। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी यानी ये तमाम। कानून आमादगी जिसको हम लॉ ऑफ रेडीनेस कहेंगे, फिर दूसरा है आपका कानून मश्क जिसको हम लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहेंगे और तीसरा है आपका कानून तासीर जिसको हम लॉ ऑफ इफेक्ट कहेंगे। तो थॉरनडाइक ने ये 3 लॉज को पेश किया था, ये 3 भी क्या है थॉरनडाइक के ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थॉरनडाइक के बुनियादी क़वानीन में सबसे अहम कानून ये है। ऑप्शन ए है आपका कानून आमादगी यानी रेडीनेस, ऑप्शन बी है आपका कानून मश्क यानी लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ऑप्शन सी है आपका कानून तासीर यानी लॉ ऑफ इफेक्ट और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो मैंने कहा भी था कि थॉरनडाइक ने जो 3 लॉज को पेश किया है उसमें सबसे ज्यादा अहम लॉ कौन सा है आपका कानून तासीर है यानी लॉ ऑफ इफेक्ट है। ठीक है ना, ये सबसे अहम लॉ उनका थ्योरी के अंदर था। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कानून तासीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थॉरनडाइक ने अपने तजुर्बे को यानी ट्रायल एंड एरर को किस साल पेश किया? ऑप्शन ए है आपका 1813, ऑप्शन बी है आपका 1913, ऑप्शन सी है आपका 1904 और ऑप्शन डी है आपका 1931। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो है 1913। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पजल बॉक्स को अपने इक्तिसाबी तजुर्बात के दौरान किस माहिरीन नफ्सियात ने पेश किया? ऑप्शन ए है आपका कोहलर, ऑप्शन बी है आपका स्किनर, ऑप्शन सी है आपका पैवलव और ऑप्शन डी है आपका थॉरनडाइक। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी यानी थॉरनडाइक। थॉरनडाइक ने क्या है अपने तजुर्बे में पजल बॉक्स को इस्तेमाल किया था। पैवलव ने तो कोई बॉक्स इस्तेमाल नहीं किया, उनके बॉक्स का नाम कुछ भी नहीं है। स्किनर के बॉक्स का नाम तो क्या है स्किनर बॉक्स है। तो आपके सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी थॉरनडाइक ने ही पजल बॉक्स को अपने तजुर्बे में इस्तेमाल किया था। अगर सवाल आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर न्यू है अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जो आपका अगला सवाल है, बच्चों की आदात व अतवार का ताल्लुक एक हद तक इसी तरीक़ा इक्तिसाब के उसूलों पर मुनहसिर है। ऑप्शन ए है आपका मशरूत इक्तिसाब, ऑप्शन बी है आपका सही व ख़ता का इक्तिसाब, ऑप्शन सी है आपका तकलीदी इक्तिसाब और ऑप्शन डी है आपका बसीरती इक्तिसाब। जिसका सही आंसर है वो है आपका मशरूत इक्तिसाब यानी क्लासिकल कंडीशनिंग। पहले सवाल को समझिए आप कि बच्चों के अंदर जो आदत व अतवार होते हैं यानी किसी चीज़ की हम जब बच्चों में आदत डालते हैं तो उनका वो ताल्लुक कौन से थ्योरी से है बोलकर पूछा जा रहा है। तो आप लोग एक अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए कि जब भी बच्चों के आदत के बारे में या फिर किसी चीज़ की आदत डालने के बारे में सवाल पूछा जाता है तो उसका ताल्लुक आपके क्लासिकल कंडीशनिंग यानी मशरूत इक्तिसाब से ही होता है। ठीक है ना,
क्योंकि वहीं पर ही क्या है, आपको किसी चीज़ की आदत डलवाई जाती है। तो इसका सही जवाब हुआ आपका ऑप्शन ए यानी मशरूत इक्तिसाब। नेक्स्ट सवाल है आपका, तालीमी टेक्नोलॉजी यानी प्रोग्राम लर्निंग का तस्वुर कौन से इक्तिसाब नजरिए पर है? तो ऑप्शन ए है आपका ऑपरेंट मशरूत का इक्तिसाब या फिर नजरिया समझिए। ऑप्शन बी है आपका सही व खता का नजरिया। ऑप्शन सी है आपका गेस्टॉल्ट नजरिया और ऑप्शन डी है आपका क्लासिकल मशरूत का नजरिया। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो है ऑप्शन ए यानी ऑपरेंट मशरूत का नजरिया। यानी क्या कहेंगे हम इसको, क्या कहेंगे उर्दू में हम इसको, मैं खुद भूल गई, देखिए क्या बोलेंगे हम इसको ऑपरेंट को, अमली, अमली मशरूत का नजरिया। ठीक है। तो मैंने कहा भी था कि बी.एफ. स्किनर ने उसके अंदर जितने भी तरीके बताए थे लास्ट के एंडिंग तक, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया भी था, जिसके अंदर आपने देखा था कि पार्शियल को भी देखा था आपने, है ना, पार्शियल को देखा था, रीइंफोर्समेंट को भी देखा था आपने, फिक्स्ड वर्बल को देखा था, फिक्स्ड रेशियो को देखा था। ये जितने भी चीज़ें थी, ये जो जो भी तरीके अपनाए जाते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, इन तमाम चीज़ों को मिलाकर ही हम क्या कहेंगे, प्रोग्राम लर्निंग कहेंगे बोलकर मैंने बताया था आपको। अगर आपको याद भी होगा तो फिर से जाइए और वहाँ पर देखिए। तो आपके इस सवाल का जो सही जवाब है वो है आपका ऑपरेंट मशरूत का नजरिया यानी अमली मशरूतियत का नजरिया। इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है आपका, इक्तिसाब को सीखने के लिए बच्चा इसके लिए बिल्कुल आमादा हो, यह कानून कहलाएगा। ऑप्शन ए है आपका कानून आमादगी, ऑप्शन बी है आपका कानून तासीर, ऑप्शन सी है आपका कानून इस्तेमाल और ऑप्शन डी है आपका कानून अदम इस्तेमाल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कानून आमादगी यानी लॉ ऑफ रेगिनेस। थॉरनडाइक ने जो 3 लॉज पेश किए थे उसमें हमने पढ़ा भी था कि कानूनी आमादगी के अंदर जब तक बच्चा बिल्कुल पूरी तरह से किसी चीज़ को सीखने के लिए आमादा नहीं हो सकता, रेडी नहीं हो सकता, हम जब तक उसको कोई भी चीज़ नहीं सिखा सकते। तो इसका सही जवाब है आपका कानूनी आमादगी यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनाम व सजा का हस्बे झैल कानून से बहुत करीबी ताल्लुक है। यानी जब हम किसी बच्चे को इनाम देते हैं या फिर उसको सजा देते हैं तो उसका ताल्लुक किस कानून से होता है? तो पहला ऑप्शन है आपका कानून मश्क, दूसरा ऑप्शन है आपका कानून तासीर, तीसरा ऑप्शन है आपका सही व खता और चौथा ऑप्शन है आपका कानून आमादगी। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है कानून तासीर यानी लॉ ऑफ इफेक्ट। मैंने कहा भी था कि जब हम इस थ्योरी को हम क्लास में इस्तेमाल करते हैं, तो जब हम क्लास के दौरान जब हम पढ़ाते हैं तो उस वक्त अगर हम बच्चों को इनाम देंगे तो बच्चे पर क्या है, मुस्बित असरात मुरत्तिब होते हैं। वो बच्चा खुश हो जाता है कि उसको इनाम दिया गया है, तो उस पर अच्छा असर पड़ता है। ठीक है। अगर हम इनाम नहीं देंगे, अगर स्कूल में बच्चों को हम मारेंगे, उसके साथ अगर सख्ती से पेश आएंगे, तो उसका असर क्या है, बच्चे पर मनफी पड़ जाता है। ठीक है ना, यानी गलत असर पड़ता है उसका। तो ये जो सवाल का सही आंसर है वो है कानून तासीर। तो कानून तासीर से इनाम व सजा का ताल्लुक मिलता जुलता होता है यानी इसका करीबी ताल्लुक है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। जो नेक्स्ट सवाल है आपका वो है प्रोग्राम लर्निंग इस नजरिए पर मबनी है। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, देखिए उन पेपर्स में से मैंने 12 क्वेश्चंस को निकाला है, तो अच्छे से गौर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है। अगर आपको उर्दू में समझ में नहीं आ रहे हैं ऑप्शंस, तो इंग्लिश में देखिए, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर आपका मुशाहिदाती इक्तिसाबी नजरिया, दूसरा ऑप्शन है आपका सही व खता का इक्तिसाबी नजरिया, तीसरा ऑप्शन है आपका क्लासिकल मशरूत नजरिया और चौथा ऑप्शन है आपका ऑपरेंट मशरूत नजरिया। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी है यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी या फिर ऑपरेंट मशरूत नजरिया, क्योंकि इस नजरिए को बी.एफ. स्किनर ने पेश किया था और बी.एफ. स्किनर ने अपनी पूरी थ्योरी को प्रोग्राम लर्निंग के बेस पर रखा था। ठीक है ना, जैसा कि मैंने अभी पहले क्वेश्चन में भी लिया है, इस सवाल को फिर से यहाँ पर मैं ली हूँ क्योंकि मैं बताना चाह रही थी कि क्वेश्चन पेपर में ये सवाल पूछे जाते हैं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामू मदरसे के नाखुशगवार तजुर्बात की वजह से तर्क मदरसा हो गया है, ये हस्बे झैल कानून की मिसाल है। ऑप्शन ए है आपका कानून रजत, ऑप्शन बी है आपका कानून बाला तागीर या फौरी बाजियाबी और ऑप्शन सी है आपका कानून मजदूदी और ऑप्शन डी है आपका कानून तासिर। आप देखिए लॉजिक भी लगाना सीखे, देखिए क्वेश्चन में आप लोग
हमने सिर्फ 3 ही कानून पढ़े थे। एक था आपका कानून तासीर, कानून मश्क और क्या था आपका कानून आमादगी। इन तीनों को ही पढ़ा था हमने। तो अभी ऊपर के जो ए, बी और सी जो 3 ऑप्शंस है उसमें कानून बताया जा रहा है। हमने ये कानून के तौर पर तो हमने इनको नहीं पढ़ा था, है ना। तो ऑप्शन के ऊपर के तीनों को अलग निकाल ही दीजिए, क्योंकि हमने उन लोग को पढ़ा था लेकिन कानून के तौर पर नहीं पढ़ा था, ठीक है ना। और यहाँ पर सवाल को भी समझिए कि रामू जो है मदरसे में जो नाखुशगवार तजुर्बात है, यानी मदरसे का कुछ भी जो माहौल है वहाँ पर खुशगवार नहीं है। मदरसा उसके ऊपर एक अच्छा असरात मुरत्तिब नहीं कर रहा है, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो मदरसे को जाना बंद कर डाला है। तो ये कानून तासुर से मिलता है, यानी लॉ ऑफ इफेक्ट। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कानून तासुर यानी लॉ ऑफ इफेक्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है आपका, अगर किसी तालिबे इल्म को हर 5 मिनट पर हर सही रद्द अमल पर इनाम मिलता है तो कमक का निजामुल अमल ये है। तो ऑप्शन ए है आपका मुकर्ररा तनासुब, ऑप्शन बी है आपका मुतफर्रिक, ऑप्शन सी है आपका मुसस्सिल और ऑप्शन डी है आपका मुकर्ररा वक्फा। अब देखिए, मुतफर्रिक और मुकर्ररा तनासुब, मुकर्ररा वक्फा, ये मैंने जो आपको पढ़ाया था वहाँ की हेडिंग से थोड़ा हटकर है, क्योंकि उर्दू में क्या है बहुत सारे ना बुक्स में एक देता है, फिर क्वेश्चन पेपर में उसके अलग नेम्स आते हैं। इसलिए हम लोग ना उर्दू में भी याद रखना, इन लोग को इंग्लिश में भी याद रखना बहुत अच्छा, इंग्लिश में याद रखना बहुत अच्छी बात है। देखिए, क्योंकि इंग्लिश में सेम नेम आते हैं, वहाँ पर बदले नहीं जाते। उर्दू में बदले जाते हैं लेकिन इंग्लिश में नहीं बदले जाते। तो अब आप लोग को उर्दू में कंफ्यूज हो रहा है तो आप लोग ऊपर के क्वेश्चन ऑप्शंस को देखिए। फिक्स रेशियो है, वर्बल है, कंटिन्यूअस है, फिर फिक्स इंटरवल है, ठीक है ना। तो ये तमाम ऑप्शंस को हमने अमली मशरूतियत यानी BF स्किनर के थ्योरी में पढ़ा था। तो सवाल में ये पूछा जा रहा है कि एक टीचर बच्चे को हर 5 मिनट में इनाम देती है तो वो तरीका क्या कहलाता है बोलकर बताया जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन सी, यानी मुसस्सिल। कंटिन्यू देते जा रहे ना टीचर उसको, ठीक है ना, कंटिन्यू देते जा रहे उसको। एक चीज में पास होते ही फिर दूसरा इनाम देते जा रहे, फिर दूसरा इनाम देते कि फिर तीसरा इनाम देते जा रहे, यानी बार बार उसको क्या है, कंटिन्यू टीचर उसको इनाम देते जा रही है। यहाँ पे कोई वक्फा नहीं है, ठीक है, यानी मतलब यानी फिक्स रेशियो नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, यानी कोई भी चीज को हम यहाँ पे फिक्स नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है ना, कंटिन्यू उसको यहाँ पर इनाम मिलते जा रहा है। तो ये इसका सही जवाब हो गया आपका मुसस्सिल यानी कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट सवाल है आपका, थॉर्नडाइक के नजरिया सही व खता को ये भी कहते हैं। ऑप्शन ए है आपका कैट्स नजरिया, ऑप्शन बी है आपका रब्तियत या फिर ताल्लुक, ऑप्शन सी है आपका आर टाइप इक्तिसाब और ऑप्शन डी है आपका आलायत। तो अब यहाँ पर देखिए, सवाल तो सीधा डायरेक्ट पूछा लेकिन ऑप्शंस को घुमा फिरा कर पूछा है। देखिए, जो ऑप्शन ए है आपका कैट एस थ्योरी, ये कैट एस थ्योरी को तो हमने पढ़ा ही नहीं है। थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी में बिल्ली का इस्तेमाल किया है, बिल्ली पर तजुर्बा किया है, तो उसको उन्होंने बिल्ली का नाम तो नहीं दिया था, है ना। मैंने कहा भी था कि थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी को 3 नाम दिया है। एक था आपका कनेक्शनिज्म, दूसरा था आपका बॉन्ड साइकोलॉजी और तीसरा था आपका एसआर थ्योरी या फिर एसआर टाइप समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही जवाब है आपका वो है ऑप्शन बी, यानी रब्तियत या फिर ताल्लुक। इन्हीं ऑप्शंस को आप लोग ऊपर इंग्लिश में देखिए, ठीक है ना, इसीलिए अब कहती हूँ मैं इंग्लिश में भी देखिए ऑप्शंस को, हेडिंग्स को क्लास में जब मैं डिस्कस करती हूँ तब, और उर्दू में भी देखिए, आप ही को क्या है आसानी होगी, ठीक है ना। उर्दू में नेम्स बदले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऊपर देखिए कनेक्शनिज्म बोल के डायरेक्ट वहां पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। मैंने भी आपको वहां पर कनेक्शनिज्म ही बताया था, है ना। ताल्लुक बोलकर तो मैंने वहां पर थ्योरी का नाम नहीं दिया था। तो इंग्लिश में भी आप लोग देखते रहिए एग्जाम में, ठीक है ना। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कनेक्शनिज्म, रब्तियत या फिर ताल्लुक। नेक्स्ट सवाल है आपका, ये इक्तिसाब का नजरिया ज़हनी काबिलियतों के जरिए इक्तिसाब के ज़हनी काम या टास्क को बनाता है। तो ऑप्शन ए है आपका अमली मशरूतियत, ऑप्शन बी है आपका कारकर्द मशरूतियत, ऑप्शन सी है आपका बसीरती इक्तिसाब और ऑप्शन डी है आपका सही व खता का इक्तिसाब। तो पहले आप सवाल को समझिए कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वो कौन सा इक्तिसाब का नजरिया है जो बच्चों के ज़हनी काबिलियतों के हिसाब से टास्क
उन लोगों को दिया जाता है या फिर उनकी ज़हनी काबिलियतों को समझा जाता है, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि बच्चा सीखने के लिए कितना रेडी है, वो हम यहाँ पर जांच करते हैं। तो आपको याद भी होगा, इसके हिसाब से जो यह सही आंसर है वो है अमली मशरूतियत। मैंने कहा था कि जो रेशियो है यानी जो तनासुब है या फिर निस्बत, आपको याद भी होगा, उसने बताया था कि जो तनासुब यानी पार्शियल, सॉरी रेशियो कह रही हूँ, देखिए पार्शियल, पार्शियल में क्या था, बच्चे के ज़हानत के हिसाब से हम देखते हैं कि बच्चा चीज़ को कितनी मकदार में सीखता है या फिर किस अंदाज से सीखता है, सीखने की उसमें काबिलियत है या नहीं है, उसकी ज़हनी काबिलियतों के हिसाब से हम उसको टास्क देते हैं, ठीक है ना। तो इस सवाल का सही जवाब है आपका अमली मशरूतियत यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है आपका, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी को इन्होंने पेश किया। ऑप्शन ए है आपका B.F. स्किनर, ऑप्शन बी है आपका थॉरनडाइक, ऑप्शन सी है आपका गेस्टाल्ट और ऑप्शन डी है आपका कोहलर। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन ए यानी B.F. स्किनर। B.F. स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को पेश किया है, उसका दूसरा नाम क्या है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी है, और हम उसी थ्योरी को हम क्या कहेंगे, आर टाइप थ्योरी भी हम उसको कहेंगे। नेक्स्ट सवाल है आपका, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी पैवलव, ऑप्शन सी थॉरनडाइक और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो है ऑप्शन सी यानी थॉरनडाइक। थॉरनडाइक को क्या है, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है आपका, इक्तिसाब के इस्तेमाल व अदम इस्तेमाल के कानून को किस माहिरीन नफ्सियात ने पेश किया। इस्तेमाल व अदम इस्तेमाल यानी उर्दू इंग्लिश में क्या कहेंगे, देखिए हम इसको लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज कहेंगे। तो आपका ऑप्शन ए है थॉरनडाइक ने पेश किया, या फिर ऑप्शन बी है आपका स्किनर, या ऑप्शन सी है आपका पैवलव और ऑप्शन डी है आपका कोहलर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए यानी थॉरनडाइक। थॉरनडाइक ने जो लॉस पेश किए थे, जिसके अंदर आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज है यानी कानून मश्क है, उसी के अंदर दो लॉस आते हैं, एक है आपका लॉ ऑफ यूज और दूसरा है आपका लॉ ऑफ डिसयूज यानी अदम इस्तेमाल और इस्तेमाल। तो थॉरनडाइक ने ही इसको पेश किया है। नेक्स्ट सवाल है आपका, नजरिया मुशाबिहत यानी थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स को इस माहिर नफ्सियात ने पेश किया था। ऑप्शन ए है आपका गेस्टाल्ट, ऑप्शन बी है आपका थॉरनडाइक, ऑप्शन सी है आपका पैवलव और ऑप्शन डी है आपका कौन, स्किनर। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो है ऑप्शन बी यानी थॉरनडाइक। थॉरनडाइक ने क्या है, नजरिए मुशाबिहत को पेश किया है यानी थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स को इन्होंने पेश किया। मैंने इसके बारे में आपको बताया नहीं था, इसके बारे में डिस्कस नहीं किया था, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए छोटी टॉपिक है, ये बहुत छोटी है, अभी इसको मैं यहीं पर डिस्कस कर डालती हूँ। ये नजरिया मुशाबिहत को थॉरनडाइक ने पेश किया था, यानी इस नजरिए के मुताबिक क्या है बोले तो मतलब दो मुजामिन क्या है, दो सब्जेक्ट यहाँ पर सिमिलर होते हैं यानी सेम पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें जिसके अंदर सिमिलैरिटी हो, जिसके अंदर सेम चीजें पाई जाती हो, उसी को हम क्या कहेंगे, नजरिया मुशाबिहत कहेंगे। इस थ्योरी को थॉरनडाइक ने पेश किया था। जैसे कि मिसाल के तौर पर रियाजी जो मैथ्स होता है हमारा, जो मैथ्स के अंदर जो फॉर्मूलाज आते हैं, जो तरीका होता है मैथ्स का, सेम वही फॉर्मूलाज को क्या है हम लोग केमिस्ट्री के अंदर यूज करते हैं, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री वाला सब्जेक्ट और मैथ्स दोनों में क्या है, मिले जुले होते हैं, सिमिलर होते हैं ये, ठीक है ना। दोनों के अंदर मुशाबिहत पाई जाती है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, नजरिया मुशाबिहत कहेंगे, जिसको थॉरनडाइक ने ही पेश किया था। तो चलिए इन 30 क्वेश्चनों को हमने डिस्कस किया है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये 30 क्वेश्चनों से आपकी 3 थ्योरीज को फिर से आप लोग अच्छे से समझ सके होंगे, या फिर अच्छे से आपको याद हो गया होगा। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा घुमा फिरा कर भी पूछे जाते हैं। अगर आप लोग के पास इन थ्योरीज के ताल्लुक से कुछ भी क्वेश्चंस मौजूद है तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पर सेंड करिए, मैं उसके आंसर्स आपको देने की कोशिश करूंगी।
ज़्यादा यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, थोड़े घुमा फिरा कर भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। वीडियो लॉन्ग रहने की वजह से या फिर टाइम ज़्यादा होने की वजह से मैं सिर्फ 30 क्वेश्चंस को ली हूँ यहाँ पर, जो कि उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद भी आए होंगे। तो अगर आज की वीडियो अगर आपको पसंद आ गई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसकी लिंक को आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट एक अच्छी थ्योरी के साथ या फिर अच्छी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक के लिए सभी आप अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर।